नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाल समद हिसार, हरियाणा से बीए तृतीय वर्ष के छठे सेमेस्टर की हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने बाल मुकुंद गुप्त जी के साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में चर्चा की थी। आज हम बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी की निबंध कला के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो उन्होंने निबंध लिखा है आशा का अंत, उसके परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार 7 अंकों के लिए प्रश्न आ सकता है। जीजीयू के पाठ्यक्रम के अनुसार आलोचनात्मक प्रश्नों में 7 अंकों के लिए प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है। तो निबंध कला का प्रश्न आप इस प्रकार कर सकते हैं कि आशा का अंत, इसकी पहले भूमिका लिखेंगे हम थोड़ी सी। हमने इसका आकार थोड़ा संक्षिप्त कर दिया है, 7 अंकों के लिए ही हमने इसका आकार रखा है। तो आशा का अंत बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी का बहुत ही चर्चित और राजनीतिक व्यंग्यात्मक निबंध है। ये बहुत ही चर्चित है। इस निबंध में लेखक ने जो अंग्रेजी शासक हैं, ब्रिटिश शासक हैं, उनके द्वारा भारतीय जनता पर जो अत्याचार किए जा रहे थे, जो शोषण किया जा रहा था, जो उनको अंधेरे में रखा जा रहा था, उसका उजागर, उसका चित्रण, उसका पर्दाफाश यहाँ पर गुप्त जी ने किया है। लेखक बताते हैं कि जो अंग्रेज है वो भारत में आकर के राज करते हैं, वो बाहर से आए हुए हैं, फिर भी वो अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, सुख सुविधाओं से संपन्न हैं। लेकिन भारत के लोग जो यहाँ के वासी हैं, जिनकी भूमि भी यहाँ की है, परंतु सब कुछ यहाँ का होकर भी उनका कुछ भी नहीं है। वो जीने के लिए, दाने दाने के लिए मोहताज हैं, भूखे मर रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने इस विचार से, अपने विचार जो है वो व्यंग्य के माध्यम से इस निबंध में कहे हैं। उनके निबंधों की और निबंध कला की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। पहली जो इनकी विशेषता है निबंध की, वो है विचारों की स्वच्छंदता। पहला हम बिंदु लिख सकते हैं, विचारों की स्वच्छंदता। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी वैसे विचारों से स्वच्छंद प्रवृत्ति के थे। उनके विचार स्वच्छंद, आज़ाद होते थे। वो किसी के दबाव में आकर के अपने लेख नहीं लिखते थे। अपने विचारों पर स्वयं उनका ही अधिकार था, न कि किसी के बहकाव में आकर या किसी के कहने पर वो कहते थे। आशा का अंत के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि उनका ये सर्वथा मौलिक निबंध है, उनके स्वयं की ये रचना है। इस रचना में उन्होंने किसी भी प्रकार से ज़्यादा कल्पना को विषय वस्तु में शामिल नहीं किया है, ज़्यादा कल्पनात्मक इसे नहीं बनाया है। अपने विचारों को यथार्थ के धरातल पर जो सत्य है उसके साथ उन्होंने अपने विचारों को जोड़ा है। और इस निबंध के माध्यम से लेखक ने अंग्रेज़ों की अन्यायपूर्ण नीतियों को, दबावपूर्ण नीतियों को और राजाओं की चापलूसियों को, भारतीय राजाओं के दोगलेपन को और भारत की जनता की जो अभावग्रस्त स्थिति है उसको प्रकट करने में अपने विचारों को स्वच्छंदता यहाँ पर प्रदान की है। स्वच्छंद रूप से अपने विचारों को यहाँ पर ध्वनि उन्होंने दी है। दूसरा जो हम इनका बिंदु लिख सकते हैं, हृदय और बुद्धि का समन्वय। आशा का अंत जो निबंध है, उस निबंध में अपने विचारों के साथ लेखक ने हृदय को भी साथ में वो लेकर के चले हैं। हृदय और बुद्धि का यहाँ पर उचित सामंजस्य उन्होंने बिठाया है। न तो ज़्यादा भावुक बातें कहीं, न हुई ज़्यादा कल्पनात्मक बुद्धि को उन्होंने होने दिया। उनका हृदय और आत्मा शुद्ध रूप से भारतीय है, क्योंकि वो भारत के पैदाइश हैं। लेकिन उनकी बुद्धि में जो विवेक है, जो बल है, जो उनकी बुद्धि में जो चतुराई है, उसके द्वारा उन्होंने अंग्रेजी शासन का पर्दाफाश किया। अंग्रेजी शासन की कड़ी नीतियों का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने विरोध करने में अपने विचारों को जो व्यंग्य का रूप दिया, उनमें भी उन्होंने मधुर शब्दों का प्रयोग करके उसमें हृदय और बुद्धि का समन्वय किया। उन्होंने कहा, लॉर्ड कर्जन का विशेषकर उन्होंने यहाँ पर विरोध किया, क्योंकि वही वायसराय थे। तीखे शब्दों में, उग्र शब्दों में उनका विरोध करते हैं। वो भारतवासियों की उन्नति में बाधा न बने, उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसा कहा।
उन्होंने कहा कि आप अपने आप को और अधिक अच्छा साबित करने के लिए दूसरों को नीचा मत दिखाएं, ये अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार से उनके इस निबंध में हृदय और बुद्धि का समन्वय, सामंजस्य, तालमेल हमें दिखाई देता है। तीसरा जो बिंदु है, विषय की पूर्णता। बाबू बालमुकुंद गुप्त जी ने जो भी विषय चुने, जिन भी विषयों के ऊपर अपनी लेखनी चलाई, वो उस विषय में, उस विषय वस्तु को कहने के लिए, अपने संदेश को कहने के लिए उन्होंने पूर्णता उस विषय को बनाए रखा। उस विषय को उन्होंने कभी भी अधूरा नहीं छोड़ा, अपने विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट किए। अंग्रेजी शासन में अंग्रेज़ों की उन्नति और भारतीयों की जो दीनहीन अवस्था है, उसको स्वतंत्र विचारों से पूर्णता के साथ उन्होंने प्रकट किया। लॉर्ड कर्जन को एक साहस के साथ वो कहते हैं कि जो महारानी विक्टोरिया हैं और उनके जो पुत्र थे, उनके लिए भारतवासियों के दिलों में हमेशा ही इज्जत रही, सम्मान रहा, लेकिन वो इज्जत, वो सम्मान, वो अपनापन आप अपने लिए भारतीयों के दिल में नहीं बना पाए। इस प्रकार से वो जो भी बात कहते हैं वो पूर्ण रूप से विषय को लेकर के कहते हैं। अगला हम बिंदु लिख सकते हैं इसमें संक्षिप्तता। जो बाबू बालमुकुंद गुप्त जी का के निबंधों की विशेषता है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मतलब थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में। वो बाबू बालमुकुंद गुप्त जी बहुत सारे विचारों को एक साथ इकट्ठा करके वो अपने निबंधों में प्रकट करते हैं। मनुष्य के मन के भावों को भी वो साथ लेकर के चलते हैं। इतना सब कुछ लेकर के भी वो निबंधों के आकार को ज़्यादा बड़ा नहीं होने देते, विस्तृत नहीं होने देते, उनको संक्षिप्त रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं ताकि पाठक बोर ना हो, उसमें किसी भी प्रकार का आलस ना आए। वो विषय को संक्षिप्त रखते हुए अपनी बात को, अपने भावों को, अपने विचारों को, संदेश को पूर्ण रूप से वो प्रकट कर देते हैं। और इन्हीं संक्षिप्त विचारों से उन्होंने इस निबंध में अंग्रेज़ों की नीतियों का और भारतवासियों की जो बुरी अवस्था है उसका चित्रण उन्होंने किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि छोटे से निबंध को उन्होंने संक्षिप्त रूप प्रदान किया। रोचकता, अगला बिंदु ले सकते हैं, रोचकता। गुप्त जी ने अपने निबंधों में बोधगम्यता और रोचकता बना करके रखी है। अर्थात उनके निबंध जैसे ही कोई पढ़ना शुरू करता है तो वो ज्ञान अर्जित करने के लिए, पढ़ने के लिए वो पाठक जो है वो शुरू से लेकर के अंत तक वो पढ़ता रहता है। उसे कहीं भी ये नहीं लगता कि मैं इसे बीच में छोड़ दूं। उसे आगे से आगे एक के बाद एक विचार, एक के बाद एक भाव उसे मिलते चलते हैं। इस प्रकार से लेखक ने निबंधों में अपनी रोचकता को उसी प्रकार से शुरू से लेकर के अंत तक एक क्रम में, एक भाव से रोचकता को बनाकर रखा है। उन्होंने भारतवासियों का जो स्वर्णिम इतिहास है और अंग्रेज़ों की जो कुटिल नीतियों को जो प्रकट किया इस निबंध में, वो छोटे छोटे मधुर कथनों के माध्यम से, छोटे छोटे मधुर वाक्यों के माध्यम से, कटाक्ष के छींटों के साथ में उन्होंने प्रकट किया। इस प्रकार से उन्होंने अपने निबंधों में रोचकता को बनाए रखा। अगला हम बिंदु ले सकते हैं व्यंग्यात्मकता। बाबू बालमुकुंद गुप्त जी व्यंग्य लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो उग्र रूप में अपने निबंधों को लिखते हैं, चाहे वो शिव शंभू का चीठा हो, चाहे वो पीछे मत फेंकिए हो, चाहे वो आशा का अंत निबंध हो। व्यंग्य रूप में अपनी वाणी को वो कहते हैं। और व्यंग्य भी उन लोगों के लिए जो भारतवासियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, भारतवासियों का बुरा चाहते हैं, उनके लिए उनका खून खोल उठता है। और तीखे व्यंग्यों में भारत में फैली हुई असमानता का, विषमता का, अभावों का वो उस अभावों को उनको प्रकट करते हैं और अंग्रेजी साम्राज्य को कड़ी से कड़ी बात की शिष्टता के साथ कहते हैं, लेकिन उसमें भी व्यंग्य होता है। अगला हम बिंदु ले सकते हैं वैचारिक स्पष्टता। गुप्त जी के निबंधों में उनके स्वयं के व्यक्तित्व की झलक हमें दिखाई देती है। उनके जो विचार हैं वो मौलिक विचार होते हैं। उनके विचारों में अभिव्यक्ति की स्पष्टता मौजूद होती है, अर्थात वो जो अभिव्यक्त जो करना चाहते हैं, जो वो कहना चाहते हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने विचारों को निबंध के माध्यम से प्रकट करते हैं। वो कारण और कार्य के संबंध को भी साथ लेकर के चलते हैं, अर्थात जिस कार्य के कारण जो भी कार्य हुआ है उसमें क्या कारण है, उसके पीछे क्या
तत्व मौजूद रहे, उन दोनों का संबंध वो स्थापित करते हुए सहज रूप से सरल भाषा में वैचारिक स्पष्टता के साथ अपने निबंधों को कहते हैं। भाषा शैली, उसका अगला बिंदु लिख सकते हैं। गुप्त जी की भाषा शैली की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो सशक्त शैली का प्रयोग करते हैं। उसमें कहीं भी ढीलापन या कहीं भी उदासीपन उस भाषा में हमें नज़र नहीं आती। उच्च कोटि के निबंध लेखक माने जाते हैं। उन्होंने अपने निबंधों में उग्र भाषा का, तीव्र भाषा का और व्यंग्य के रूप में प्रयोग किया और इसी रूप के कारण उन्होंने हिंदी साहित्य में ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त की। गुप्त जी का निबंध लेखन पर असाधारण अधिकार था। वो बड़े से बड़े भाव से भरे हुए निबंधों को वो आसान और सरल भाषा में कह देते हैं। उनके निबंधों में चूँकि बालमुकुंद गुप्त जी उर्दू भाषा में भी लिखते थे, इसलिए उनके साहित्य में, उनके निबंधों में संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी इन शब्दों का भरपूर प्रयोग मिलता है और इन्हीं प्रयोग के कारण अपनी भाषा को वो चलती भाषा बना लेते हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति उसको समझ सकता है। उन्होंने उस समय पर प्रचलित मुहावरों और सूक्तियों का भी प्रयोग करके अपने निबंधों में सरलता वो लेकर के आए अपने निबंधों में। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि गुप्त जी निबंध लेखन के सुदृढ़ हस्ताक्षर थे। उन्होंने जो शैलियाँ अपनाई, जिसमें व्यंग्यात्मक, विचारात्मक और आलोचनात्मक निबंधों की श्रेणी में वो उच्च स्थान रखते हैं। उनके निबंध आज भी गद्य की कसौटी पर खरे उतरते हैं। उनका यह योगदान हिंदी साहित्य जगत में हमेशा ही स्मरणीय रहेगा। इस प्रकार से हम बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी के निबंध की विशेषताओं को, निबंध कला की विशेषताओं को लिख सकते हैं। बीए तृतीय वर्ष के छठे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अनुसार। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।